हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है मानव भूगोल। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। चलो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिर बच्चों मानव भूगोल का मतलब होता क्या है। देखो, मानव मतलब कहाँ रहता है? समाज में। भूगोल मतलब पहाड़, पर्वत, झरने, अर्थात मानव समाज और धरातल के बीच जो भी अंतर संबंध होता है और उसका जो हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं मानव भूगोल। और ये विचारधारा या परिभाषा देने वाले जो थे वो रेडज़ेल थे। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक रेडज़ेल। सबसे पहले ज्योग्राफी का मतलब समझते हैं। आप सभी को पता है बच्चों कि ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस, जैसे जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। अर्थात क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन ही जियोग्राफी कहलाता है ना बच्चों। तो ये होता है जियोग्राफी का अर्थ। अब बात करते हैं आखिर इस शब्द का, यानी ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। इसके साथ साथ ज्योग्राफी या भूगोल के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है? हिकेटियस महोदय को ज्योग्राफी या भूगोल का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिर भूगोल की परिभाषा क्या है। यानी भूगोल नहीं बच्चों, मानव भूगोल। मानव भूगोल की मुख्य परिभाषाएं कौन कौन सी है? जैसे रेडज़ेल द्वारा दी गई थी, जिसका कहते हैं मानव समाज और धरातल के बीच जो अंतर संबंध होता है और उसको जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो मानव भूगोल है। ये परिभाषा देने वाले फ्रेडरिक रेडज़ेल थे। फ्रेडरिक रेडज़ेल की ही शिष्य थी जिनका नाम था एलन सैंपल। इन्होंने कहा अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो संबंध होता है और ये धीरे धीरे जो लगातार परिवर्तित होता रहता है, यही क्या है बच्चों? मानव भूगोल है। ये एलन सैंपल द्वारा दिया गया था, जो फ्रेडरिक रेडज़ेल की शिष्य थे। नेक्स्ट था पृथ्वी के भौतिक नियम तथा जीवों के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा देने वाले थे कौन बच्चों? विडाल डी ब्लास। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी या मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं थी। अब हम बात करते हैं भूगोल के प्रकार। आपने पहले भी क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो कि मानव भूगोल के दो प्रकार होते हैं। एक होता है, यानी भूगोल के दो प्रकार होते हैं भूगोल के। एक होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम किसका अध्ययन करते हैं? जैसे कि जनसंख्या का, है ना, इसलिए हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। आवास यानी मनुष्य कहाँ रहता है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम किस में अध्ययन करते हैं? मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। और दूसरा इसकी शाखा आती है, उसे कहते हैं भौतिक भूगोल, जिसमें पहाड़, पर्वत, झरने, नदियां, है ना, कि पहाड़ कितना बड़ा है, पर्वत कितना है, झरने कौन कौन से हैं, नदियां कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से निकलती है, इन सभी चीजों का जो अध्ययन है बच्चों वो हम करते हैं भौतिक भूगोल में। ठीक है, तो ये मानव भूगोल की भूगोल की दो शाखाएं हैं। अब बात करते हैं बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है प्रकृति और मानव एक अविभाज्य तत्व है। क्या आपको लगता है कि यानी प्रकृति और मानव अविभाज्य है, यानी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, या इसे आपस में अलग नहीं किया जा सकता? तो हाँ, कहीं ना कहीं ठीक है। जैसे कि देखो बच्चों, मानव और भौतिक परिघटनाओं का वर्णन, ठीक है ना, मानव और भौतिक मतलब पहाड़, पर्वत, झरने हुए होते हैं। भौतिक परिघटनाओं का वर्णन प्रतीकों के रूप में किया गया है। जैसे कि जैसे कैसे किया गया है? पृथ्वी को क्या कहा गया है? रूप कहा गया है ना। पृथ्वी को रूप कहा गया है। तूफान जो होती है वो पृथ्वी की आंख कही गई है। नदी जो है वो पृथ्वी को मुख कहा गया है। ग्रीवा का मतलब होता है जीव को पृथ्वी का मृदा कहा गया है। नगर, गांव, इन्हें क्या कहा गया है? जीव कहा गया है। सड़क, रेल मार्ग और जल मार्ग को क्या कहा गया है? परिसंचरण, अर्थात क्या कहा गया? धमनियां। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? जो आपके कहते हैं ना बॉडी में जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, तो इसे परिसंचरण कहा गया है।
ठीक है, इन उदाहरण से हम कह सकते हैं प्रकृति और मानव एक अविभाज्य तत्व हैं और इसे किसी भी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव का प्राकृतिक कारण, प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। जैसे कि इसके अंदर ये बोल रखा है बच्चों कि क्या आपको लगता है कि मानव क्या करेगा, यानी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इसके विकास के लिए क्या प्रकृति का नियम अनिवार्य है? तो हम कहेंगे हाँ, मानव प्रकृति के नियम को समझकर क्या करता है बच्चों, नई नई प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का कहीं कहीं ना विकास करता है। जब तक हम पर्यावरण को नहीं समझेंगे, उसके नियम को नहीं समझेंगे, हम नए नए आविष्कार नहीं कर सकते। जैसे कि मानव ने सबसे पहले ये समझा था कि घर्षण और ऊष्मा की सोच से किसका आविष्कार होगा, आग का आविष्कार होगा। तो आदि मानवों ने क्या किया, दो पत्थर लिया, आपस में घिसा, जिससे किसका आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ। इसी प्रकार से जब डीएनए की खोज हुई है ना, और आनुवांशिक रहस्य, डीएनए मतलब ब्लड की खोज हुई थी और अनेक आनुवांशिक रहस्यों की खोज हुई, तो इससे हमने क्या किया, बहुत सारी बीमारियों पर क्या प्राप्त की, हमने जीत हासिल की थी। इसी के साथ तीसरा देखो, सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, वायु के गति के नियम को समझा कि यानी जो मतलब वायु की गति के नियम को समझा, और उसके बाद मनुष्य ने किसका निर्माण किया, वायुयान का निर्माण किया। आपने देखा होगा जितने भी वायुयान होते हैं या हवाई जहाज होते हैं वो समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यानी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति की नियम या प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर नजर आती है, क्या ऐसा है? तो हाँ बच्चों, हमने जो भी कोशिशें करी हैं ये प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से नजर आती है। जैसे ऊंची ऊंची भूमियों पर आपने देखा होगा स्वास्थ्य विश्राम स्थल के रूप में विकसित किया गया था, इसे हिल स्टेशन कहा जाता था। ये ज्यादातर अंग्रेजों ने विकसित किया, जैसे दार्जिलिंग हो गया, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, है ना। दूसरा क्या है, विशाल नगरीय प्रसार, बड़े बड़े नगरों का विकास किसने किया है, मानव ने किया है। तो मानव का प्रकृति पर छाप दिखाई दे रही है। इसके साथ खेत, सड़क, फलो उद्यान, फलो उद्यान का मतलब क्या होता है, यानी फलों वाले वन होते हैं, है ना। इसके साथ साथ तरंगित पहाड़ियों पर जो है ना चारागाह विकसित करना, पशुओं को चराना, ये किसने किया, मानव ने तो किया है ना। जो देश के तटों पर पत्तनों का विकास करना, पत्तन मतलब बंदरगाहों का क्या करना, विकास करना, है ना। इसके साथ साथ बच्चों महासागरीय तल पर क्या करना, समुद्री मार्गों का क्या करना, निर्माण करना, है ना। इसके साथ साथ मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना, ये सारा क्या दर्शाता है, पृथ्वी पर मानव प्रयासों की छाप को दर्शाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मानव भूगोल की मुख्य परिभाषाएं, हमने पहले ही कर ली थी। अब बात करेंगे मानव भूगोल की मुख्य विचारधाराएं। अब कौन कौन सी विचारधाराएं, पहले हम बात करेंगे निश्चयवाद या पर्यावरणीय विचारधारा। अब इस विचारधारा में होता क्या था बच्चों, कि मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। प्राचीन काल में जब किसी प्रकार का प्रौद्योगिकी नहीं था, मनुष्य पूरी तरीके से आदिम था, तो जब तीव्र गति से बारिश होती थी तो मनुष्य क्या करता था, सिर्फ गुफाओं में रहा करता था। बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। यानी बारिश का होना प्रकृति है और मानव कोई काम नहीं कर पा रहा है वहां, तो वो क्या है, नियंत्रण दिखा रहा है कि प्रकृति पर मतलब मानव का प्रकृति पर प्रकृति का मानव पर पूरी तरीके से नियंत्रण दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, प्रकृति सक्रिय होती है, मानव निष्क्रिय भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ मानव जो होता है ना बच्चों, वो इस विचारधारा में क्या होता है, मानव प्रकृति से डरता है, उसके प्रकोप से डरता है प्रकृति के, है ना। इसमें मानव का प्रकृति, इसे मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक थे एलन सैम्पल और रेडजेल, ये इस विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। दूसरी विचारधारा आई संभववाद की विचारधारा। अब हम आज बात करेंगे, आज तीव्र गति से अगर बारिश हो जाए तो हम छाता लेके निकल लेते हैं, कार में निकल, क्या हमारा काम रुकता है, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मानव अपनी सुविधा के अनुसार जब प्रकृति में सुधार कर लेता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभववाद की विचारधारा कहते हैं। इसमें क्या होता है, मानव सक्रिय और प्रकृति निष्क्रिय भूमिका निभाती है ना बच्चों। इसके साथ साथ इसे प्रकृति के मानवीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा को, इस विचारधारा के समर्थक थे
विडाल, डीला, ब्लास और फेब्रे इस विचारधारा के समर्थक थे। चलो तीसरी विचारधारा हमारे समक्ष आती है जिसे कहते हैं हम नवनिश्चयवाद की विचारधारा। देखो बच्चों, नवनिश्चयवाद की विचारधारा क्या करती है, संभववाद और निश्चयवाद का बीच का रास्ता क्या करती है, प्रस्तुत करती है। ठीक है ना। इस विचारधारा में यह कहा जाता है ना ही प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव। इस विचारधारा में साफ ये कहा जाता है ना। और नवनिश्चयवाद की विचारधारा के जनक जो थे वो ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर थे, है ना। इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था। नवनिश्चयवाद की विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, या इसे लाल बत्ती वाला भी कहा जाता है। रुको और जाओ का मतलब क्या है, विकास का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध लगातार विकास करते रहो, पर्यावरण का दोहन करते रहो, ये विकास कभी नहीं हो सकता। विकास का मतलब है कि विकास करो फिर थोड़ा रुक जाओ ताकि प्रकृति भी क्या कर सके, अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सके, उसके बाद दोबारा विकास करो, है ना। तो ये विचारधारा ये बात कहती है। ठीक है, ये थी नवनिश्चयवाद की विचारधारा। अब बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, अर्थात हम मानव भूगोल में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो देखो बच्चों, मानव भूगोल में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे सामाजिक भूगोल कहते हैं। ये समाज कैसा है, समाज में कौन कौन सी विविधता है ना। दूसरा नगरीय भूगोल, यानी नगरों के बारे में अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रकार के नगर हम आगे पढ़ने वाले हैं। राजनीति के बारे में अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक भूगोल कहा जाता है ना। जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या कितनी घटी है, कितनी बढ़ी है, तो इसलिए हम इसे जनसंख्या भूगोल कहते हैं। आवास के बारे में अध्ययन किया जाता है, हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, एकांकी, इस प्रकार की बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे जो मानव का आवास है, तो इसलिए आवासीय भूगोल का अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल का मतलब मनुष्य कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे मनुष्य क्या करता है, आय को एकत्र करता है। ये मानव भूगोल के क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं बच्चों। दूसरा आता है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब मानव भूगोल के उपक्षेत्र में आता है सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। लिंग भूगोल, जिसमें स्त्री और पुरुष के बारे में अध्ययन करते हैं, स्त्रियों की संख्या लगातार क्यों घट रही है इनके बारे में। निर्वाचन भूगोल के बारे में बात करते हैं। सैन्य भूगोल, यानी सेना के बारे में, कहाँ कहाँ सेना रहेगी इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल, कहाँ संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ संसाधन कम पाए जाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि भूगोल है ना। विपणन भूगोल, विपणन का मतलब क्या होता है, बाजार आधारित जो भूगोल होता है। तो इन सब चीजों का हम क्या करते हैं बच्चों, ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों, आखिर जनसंख्या का मतलब क्या होता है। तो जनसंख्या का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं जनसंख्या कहीं भी रहेगी, जंगलों में छोड़ दो, जंगलों में थोड़ा रहेगी, तो इसीलिए इसे जनसंख्या कहते हैं। वितरण की बात करते हैं, यानी भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को क्या कहते हैं बच्चों, जनसंख्या वितरण। क्योंकि जो जनसंख्या है वो आसमान में तो रहेगी नहीं, रहेगी तो जमीन पर ही, तो धरातल पर या भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों, 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 2 समय अंतरालों के मध्य, ये 2 समय अंतराल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या वितरण की विशेषता क्या होती है। तो पहला तो याद रखना, विश्व में बच्चों क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है, ठीक है ना। दूसरा क्या है बच्चों, याद रखिएगा कि 10% जो भूभाग है उस पर 90% जनसंख्या निवास करती है, और 90% जो जनसंख्या है बच्चों वो 10 देशों में, सॉरी जो 60% जो जनसंख्या है विश्व की, जो 60% जनसंख्या है वो 10 देशों में क्या करती है बच्चों, निवास करती है। जिनमें से 6 देश कहा गए हैं बच्चों, एशिया महाद्वीप, भारत, चीन, रूस, है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है, दुनिया भर में जनसंख्या की असमानता को दर्शा रहा है। अब बात करते हैं जॉर्ज बी क्रेसी की विचारधारा, कृषि नहीं क्रेसी,
तो इन्होंने जॉर्ज बी क्रेशी ने ये कहा है कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये विचारधारा, ये बात सही है। एशिया यानी अगर आप देख लोगे दिल्ली में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल कम है, वही राजस्थान जनसंख्या क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है, तो वही एशिया के अधिक क्षेत्रफल में बहुत कम लोग और बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व में अभी आपको डेफिनेशन बताई, प्रति इकाई यानी 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? पहला होता है तो जो पहले हम बात करें जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या यानी जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए मैंने बात करी किसी क्षेत्र में 150 लोग 1.5 लाख लोग निवास करते हैं, ठीक है, और 100 वर्ग ले लिया, तो 100 वर्ग को अगर 1.5 लाख से अगर हम क्या करें डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1500 प्रति व्यक्ति किलोमीटर लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित क्या चीजें करती है। तो पहला आता है बच्चों जैसे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं। जैसे पहला आता है भौतिक कारक, जिसमें उच्चावच, मृदा, जल की उपलब्धता, ठीक है बच्चों, और जलवायु इसमें शामिल होती है। दूसरा आता है आर्थिक कारक, जिसमें खनन, औद्योगिकरण और नगरीकरण शामिल होता है। तीसरा आता है सामाजिक और राजनीतिक कारक, जिसमें राजनीतिक स्थिरता, शांति और सुरक्षा जैसे कारक इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते से पहले मैंने वो आकृति में बात करें उच्चावच की। उच्चावच का मतलब क्या है? लोग पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं मौजूद होती है। आपने देखा हो ज्यादातर जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा निवास नहीं करती है। दूसरा आता है जलवायु, यानी लोग ज्यादा अधिक ठंडे और ज्यादा अधिक गर्म प्रदेशों में रहने की अपेक्षा सम जलवायु, जहाँ दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती हो, उन क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जैसे उत्तर भारत की मैदानी नदी। तीसरा आता है जल की उपलब्धता, यानी जल एक मूलभूत आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है अधिकांश लोग उन क्षेत्रों में निवास करना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि जल क्या होता है बच्चों? खाना बनाने, नहाने के लिए, है ना, तो इन सभी चीजों के उपयोग के लिए जल क्या होता है? काफी ज्यादा जरूरी होता है। बात करते हैं मृदा की। अब मृदा का मतलब क्या होता है? यानी जिन क्षेत्रों की जमीन अधिक उपजाऊ होती है, लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहने की ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि कृषि मनुष्य का एक मुख्य क्रियाकलाप है, यानी कृषि एक मुख्य क्रियाकलाप है। बात करते हैं आर्थिक कारक, जैसे खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज की बहुतायत होती है, यानी बहुत मात्रा होती है, उन क्षेत्रों में उद्योग अधिक लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर ज्यादा मिल जाते हैं और लोग बड़ी संख्या में क्या होते हैं, मतलब उन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नगरीकरण। नगरीकरण कैसे करते हो? नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बेहतर होते हैं, जीवन का स्तर अच्छा होता है, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होती है, परिवहन व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना, और लोगों को ये चीजें क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और अधिकांश लोग नगरीय क्षेत्रों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है उद्योगीकरण। जैसे औद्योगिक पेटियां, जिन क्षेत्रों में उद्योग ज्यादा है, मतलब औद्योगिक खनिज पेटी, जैसे मान औद्योगिक पेटी या खनिज पेटी रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है और बड़ी संख्या में क्षेत्र में लोग इन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। जिन क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादा होती है, लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसके साथ साथ शांति होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? 2 समय अंतरालों के मध्य जनसंख्या में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे जनसंख्या पहला कौन सा? प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर, दूसरा वास्तविक वृद्धि दर, तीसरा धनात्मक वृद्धि दर और चौथा है ऋणात्मक वृद्धि दर। समझते थे प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं बच्चों? जैसे 2 समय अंतरालों के मध्य जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा आता है वास्तविक वृद्धि दर, यानी जन्म, मृत्यु और अप्रवास और उत्प्रवास के अंतर के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आएगा उसे जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने आपको 2 ही प्राकृतिक वास्तविक वृद्धि दर कराया, आगे मैं आपको करा दूंगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि।
ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। चलो बात करते हैं। तो हमने उस समय जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। तो बच्चों जनसंख्या वृद्धि के प्रकार के बारे में हमने बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक, वास्तविक, धनात्मक, ऋणात्मक। इसमें बात करेंगे बच्चों धनात्मक वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यानी दो समय अंतराल के बीच, यानी दो हमने टाइम पीरियड ले लिया, उसमें क्या हो, जो जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा होता है और अप्रवास उत्प्रवास से ज्यादा होने के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा उसे जनसंख्या का क्या कहते हैं बच्चों, धनात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में क्या हुआ, जन्म ज्यादा हो रहा है और जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, मृत्यु कम हो रही है, जन्म दर ज्यादा हो रहा है। और अप्रवास उत्प्रवास है, किसी स्थान को लोग छोड़ कम रहे हैं और किसी नए स्थान पर जो लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। दूसरा आता है ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए। याद है बच्चों, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए, है ना, और अप्रवास उत्प्रवास से अधिक होने के कारण जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा उसे जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे। यानी जब मृत्यु ज्यादा हो जाए और जन्म कम हो जाए और उत्प्रवास लोग किसी स्थान को छोड़ ज्यादा रहे हों, तो इससे जनसंख्या में जो भी परिवर्तन हो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। चलो अब बात करते हैं आखिर जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते हैं। अगर मैं बात करूं किसी क्षेत्र में है तो किसी क्षेत्र में आखिर जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है बच्चों, ठीक है। सपोज करो 10 लोग थे, 10 लोगों में से क्या हुआ, 5 मारे गए, तो बचे कितने, 5। तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब 5 में से 2 अन्य लोग आ गए, जन्म ले लिया, तो जनसंख्या परिवर्तन होगा। या उस स्थान को छोड़कर 4 लोग चले गए तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। यानी जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ठीक है। चलो देखते हैं अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं, यानी प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे जीवित दिए गए बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 स्त्रियों द्वारा जिए गए बच्चों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहते हैं। और अशोधित मृत्यु दर क्या होता है बच्चों, 1000 पुरुषों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। अब बात करते हैं प्रवास। तो प्रवास क्या होता है बच्चों, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। अब प्रवास से जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। जैसे कहा जाता है सभी मनुष्यों का उद्भव कहाँ हुआ था, अफ्रीका से हुआ था, और अफ्रीका से ही विश्व के अलग अलग हिस्सों में मनुष्य गया, तो क्या जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ बिल्कुल हुआ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आखिर प्रवास को क्या चीजें प्रभावित करती हैं। लोग किसी दूसरे स्थान पे जाते हैं बसने के लिए तो क्यों जाते हैं, और किसी स्थान को छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं। तो जनसंख्या यानी प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, एक होता है बच्चों आकर्षक कारक, दूसरा होता है प्रतिकर्षक। आते देखते हैं क्या है इसका मतलब। आकर्षक में क्या होता है बच्चों, यानी आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाओगे क्यों, हो सकता है वहां रहन सहन की उच्च दशाएं हो, रोजगार के अच्छे अवसर हो, शांति और सुरक्षा हो बच्चों, है ना, लड़ाई झगड़ा ना होता हो, संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी जो संपत्ति की सुरक्षा हो, और राजनीतिक गतिविधि ज्यादा हो, राजनीतिक स्थिरता हो, यानी एक पार्टी का जैसे लगभग रहे। तो इस चीज इन क्षेत्र में ऐसी चीज व्यवस्था जिन क्षेत्रों में होती है लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा जाने की प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रतिकर्षक कारक। अब बात प्रतिकर्षक का मतलब क्या होता है, यानी लोग किसी स्थान को छोड़ते क्यों हैं। हो सकता है वहां रहन सहन की निम्न दशाएं हो बच्चों, प्रतिकूल जलवायु, ठंडी ज्यादा हो या गर्मी ज्यादा हो, बेरोजगारी वहां ज्यादा हो सकती है, अशांति असुरक्षा हो, राजनीतिक अस्थिरता हो। इन सभी के कारण क्या होता है, जो लोग होते हैं वो किसी स्थान को छोड़ते हैं, है ना बच्चों। चलो अब बात करते हैं आखिर प्रवास के प्रकार किससे कहते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो पहले बात, जो प्रवास मैंने बताया, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण को हम प्रवास कहते हैं। और प्रवास के 2 प्रकार होते हैं बच्चों, एक होता है अप्रवास और एक होता है उत्प्रवास, ठीक है। अब बात करते हैं पहले अप्रवास का मतलब क्या होता है। यानी बच्चों क्या होता है, जब प्रवास की प्रक्रिया में जब व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाके बसता है ना बच्चों, तो उसे अप्रवास कहते हैं, ठीक है ना। जब प्रवास की प्रक्रिया में जब व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाके बसता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। और जब प्रवास की प्रक्रिया में जब मनुष्य किसी स्थान को छोड़ता है तो उसे बच्चों उत्प्रवास कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, यानी आरंभ से लेकर अब तक जनसंख्या में क्या बदलाव आया है बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आरंभ में जो विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी, बहुत धीमी गति से, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में विश्व की जनसंख्या आश्चर्यचकित ढंग से बढ़ने लग गई थी, तीव्र गति से बढ़ी थी।
जैसे 8,000 से 12,000 वर्ष पहले विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। सोचो कितनी थी? 80 लाख। लेकिन जब ईसा मसीह के जन्म से यानी प्रथम शताब्दी में विश्व की जनसंख्या 30 करोड़ हो गई, है ना। और 1750 औद्योगिक क्रांति के दौर में विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई बच्चों। और वर्तमान में 7 से 8 अरब यानी 700 से 800 करोड़ जनसंख्या है विश्व की। इतनी ज्यादा जनसंख्या है। और हर साल बच्चों विश्व की जनसंख्या 7 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। सोच सकते हो 7 करोड़ लोग। इतनी ज्यादा भारत की नहीं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं बच्चों जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की कि आखिर ये है क्या। तो देखो बच्चों, जनानकीय संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि जो ग्रामीण होते हैं लोग, अशिक्षित होते हैं या खेतीहर होते हैं, वो उन्नति करके क्या बनते हैं? नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित बनते हैं। तथा उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से क्या हो जाता है बच्चों? निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता है। और इसे ही जनानकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसकी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जैसे बात की जाए प्रथम अवस्था, तो प्रथम अवस्था में क्या थे बच्चों कि जो लोग थे ना, वो प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे थे। जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है ना। इन सब क्रियाकलापों में क्या थे बच्चों? लोग लगे हुए थे। ठीक है। और इस समय क्या होता था बच्चों? बड़े परिवारों को क्या समझा जाता था? संपत्ति समझा जाता था। और उनकी जो जीवन प्रत्याशा होती थी ना बच्चों, वो बहुत कम होती थी, मतलब जीवन प्रत्याशा। ठीक है। और इसके साथ साथ इस अवस्था में क्या था बच्चों? जन्म दर भी ज्यादा था और मृत्यु दर भी ज्यादा था। तो जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण जनसंख्या क्या थी बच्चों? स्थिर थी। जनसंख्या क्या थी बच्चों? स्थिर थी। और इसके साथ साथ लोग क्या थे? ज्यादातर अशिक्षित थे बच्चों। महामारी, भोजन की अनिश्चितता थी, जिसके कारण क्या हो रही थी? मृत्यु दर बहुत ज्यादा क्या हो रही थी? बढ़ रही थी इस टाइम पे। दूसरी अवस्था में क्या हुआ बच्चों? चिकित्सा सुविधा का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? मृत्यु दर में क्या आ गई बच्चों? कमी आ गई थी। और जन्म दर तो उच्च जन्म दर था और निम्न मृत्यु दर था, यानी मौतों में कमी आई थी ना चिकित्सा सुविधाओं के विकास के कारण। इस कारण जनसंख्या में कमी आई थी बच्चों, मतलब जनसंख्या बढ़ी थी बच्चों। जनसंख्या क्या थी? बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई थी दूसरी अवस्था में, क्यों? मौतों में कमी आई थी। लोग तो बच्चे पैदा तो हो ही रहे थे ना। तीसरी अवस्था में बात की जाए बच्चों, इस अवस्था में लोग साक्षर हो गए थे, शिक्षित हो गए थे। और जन्म दर जो था ना बच्चों, निम्न जन्म दर था और निम्न मृत्यु दर था। इसके ज्यादा लोग परिवार नियोजन से अवगत हो गए थे, यानी लोगों को पता चल गया था परिवारों को किस तरीके से देखना है। छोटे परिवार के लोग महत्व को क्या हुए थे? समझने लगे थे। ठीक है बच्चों। तो ये था जनानकीय संक्रमण सिद्धांत। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के परिणाम क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? संसाधनों की कमी होगी, महामारी में वृद्धि होगी, है ना। और निवास योग्य भूमि यानी रहने के लिए लोगों की जो जमीन है उनकी लगातार क्या होगी बच्चों? कमी होगी। ये जनसंख्या वृद्धि के परिणाम होते हैं। परिणाम भी कह सकते हो या प्रभाव कह सकते हो। तो ये था बच्चों इस वीडियो का लास्ट पार्ट और कंप्लीट चैप्टर का पार्ट। ठीक है बच्चों। इसके अंदर आपको अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स से बता दीजिएगा। मैं अगर ऐसा होगा तो मैं नई वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मानव विकास, ये बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए इसमें पहले हम बात करेंगे बच्चों कि आखिर अब वृद्धि और विकास का मतलब होता क्या है बच्चों। तो अगर देखा जाए बच्चों, वृद्धि जो होती है ना बच्चों, वो मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका चिन्ह हमेशा क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक होता है बच्चों। धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का होता है माइनस। ठीक है ना बच्चों। इसके साथ साथ धनात्मक में क्या दिखा? जब धनात्मक होता है यानी जो मानव विकास बढ़ रहा है यानी वृद्धि हो रही है, धनात्मक वृद्धि को दर्शाता है। और ऋणात्मक क्या होता है बच्चों? घटाते हुए दर्शाता है या ह्रास को क्या करता है? दर्शाता है। इसके साथ साथ अब बात करें, देखो इसके साथ साथ विकास के बारे में बात करते हैं। विकास का हमेशा अर्थ क्या होता है? गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब पॉजिटिव होता है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ होता है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में, जो हमारी वर्तमान में जो स्थिति है उसमें बदलाव ना आ जाए, तब तक विकास संभव है ही नहीं। विकास उस समय को दर्शाता है बच्चों जो सकारात्मक वृद्धि होती हो,
और विकास हमेशा सदैव याद रखना सकारात्मकता को दर्शाता है, यानी पॉजिटिविटी को दिखाता है विकास। एक होता है बच्चों सार्थक जीवन। अब सार्थक जीवन का मतलब क्या होता है ना, आखिर इस विशेषता क्या होता है। देखो बच्चों, सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं है, अगर मैं सार्थक जीवन की बात करूं तो सार्थक जीवन का ये मतलब नहीं है कि सार्थक जीवन जीना या दीर्घ या लंबा जीवन जीना, कि मैं 80 से 100 साल जी गया, हाँ भाई मैं लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त कर ली। सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। सार्थक जीवन का मतलब होता है जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जीवन में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और लोग स्वस्थ हो और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक जीवन कहते हैं। इसके साथ साथ सार्थक जीवन में क्या होता है, समाज में प्रतियोगिता करे, कंपटीशन करे, और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में क्या हो, मनुष्य जब स्वतंत्र हो, समाज में प्रतिभागी बने, इस तरीके से क्या हो सकता है, मनुष्य सार्थक हो सकता है। चलो अब बात करते हैं बच्चों, इसमें हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक में उच्च स्तर वाले देश, यानी जिन देशों में मानव विकास उच्च है उन देशों में क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, जिन देशों में मानव विकास उच्च होता है वहां होता है क्या, इन देशों में सेवाएं जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस पर सरकार क्या करती है, ज्यादातर पैसा खर्च करती है। उसे पता है जब तक मैं जनसंख्या को, अपनी जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दूंगा तब तक मेरी अर्थव्यवस्था का विकास हो नहीं सकता। तो विकसित देश क्या करते हैं, जहां इन देशों में उच्च मानव विकास होता है उस पर ज्यादा खर्च किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, राजनीतिक शांति और सामाजिक स्थिरता पाई जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 साल बाद पार्टी बदल गई, 3 साल बाद पार्टी बदल गई, नहीं, जनमन तरीके से कोई काम करता है यहाँ। शांति हमेशा लगातार काफी लंबे समय तक यहाँ विद्यमान होती है ना। यहाँ जाति पाति नहीं होता बच्चों। इसके साथ साथ यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं होती। आप लोगों को ज्यादातर हमारे भारत में क्या होता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर इस प्रकार से विविधता पाई जाती है, लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं होता है ना। ये लोग मानते ही नहीं इन चीजों, उन्हें पता है वो उन सब चीज ऊंचा हो चुके हैं। इन देशों में क्या होता है, जैसे जैसे नॉर्वे हो गया बच्चों, आइसलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, लक्समबर्ग हो गया, है ना, कनाडा हो गया, ये सारे के सारे उच्च मानव विकास वाले देश है, ठीक है। बात करते हैं आखिर निम्न मानव विकास वाले देशों में होता क्या है बच्चों। अब निम्न मानव विकास वाले देशों में क्या होता है, सामाजिक सेवाओं में सरकार ज्यादा निवेश करती है ना। हमेशा धर्म, जाति, रंग, इन सब चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, कि सड़क बनाओ, है ना बच्चों, सड़क बनाओ, मंदिर बनाओ, है ना, तो इन सब चीजों पर ज्यादा खर्च करती है। इन देशों में क्या होता है बच्चों, प्रतिरक्षा और गृह कार्य शांत करने में ज्यादा खर्च होता है, यानी डिफेंस जो होता है ना, आर्मी में ज्यादा ये देश पैसा लगाते हैं। जिन देशों, निम्न मानव विकास वाले देशों में डिफेंस या आर्मी में पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है, ठीक है, या गृह युद्ध हो जाता है ना तो उस पर ज्यादा खर्च किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अधिकांश देशों में आर्थिक विकास क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसे देशों में जो आर्थिक विकास होता है ना बच्चों, वो बहुत ही कम होता है या रुका हुआ ही होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, अधिकांश देश क्या होते हैं, यहाँ राजनीतिक उपद्रव होता है, गृह युद्ध होता है, सामाजिक अस्थिरता होती है, अकाल होती है, बीमारियां, ये सारी चीजों से देश जो होता है ना बच्चों वो गुजर रहा होता है। तो ये होते हैं उच्च मानव विकास वाले देश और निम्न मानव विकास वाले देशों में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी बोर्ड में। तो बच्चों आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मानव विकास, इस वीडियो का बच्चे ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें बात करने वाले हैं मानव विकास का मतलब होता क्या है। तो देखो बच्चों, मानव विकास का मतलब होता है यानी मानव के विकल्पों में, यानी ऑप्शंस बहुत सारे आना। जब मनुष्य के पास ऑप्शंस बढ़ जाए, ठीक है, और संसाधनों तक पहुंच हो जाए, वो क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा हम तोड़ेंगे, अलग अलग परिभाषा दी गई है। जैसे कि मानव विकास की परिभाषा देने वाले 2 व्यक्ति थे। पहला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत के थे, और दूसरा डॉक्टर महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे। आप चित्र में देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या बोला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला कि मनुष्य का संसाधनों तक पहुंच, ठीक है, मनुष्य का यानी जो चीज वो प्राप्त करना चाहता है उसको अगर मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा, मानव विकास कहलाएगा, ठीक है। और मानव विकास के इन्होंने क्या दिए थे बच्चों, 4 उपागम दिए, जैसे कि आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम,
और क्षमता उपागम। ये 4 उपागम दिए कि ये 4 चीजें होंगी तो मनुष्य का मानव विकास हो जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं इसका मतलब क्या है। पहला है बच्चों आयु उपागम। आयु उपागम का मतलब क्या होता है, तो पहला तो याद ना बच्चों, आयु उपागम मानव विकास का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना उपागम है बच्चों। ठीक है ना। और आय का उच्च स्तर, ठीक है ना बच्चों, क्या होता है आय का, जैसे हम लोग क्या करते हैं या कोई भी मनुष्य क्या करता है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। किसको देखा जाता है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। और आय का उच्च स्तर क्या दिखाता है, मानव विकास को दर्शाता है कि व्यक्ति कितना गरीब है या व्यक्ति कितना अमीर है। ठीक है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों कल्याण उपागम। अब कल्याण उपागम क्या है बच्चों, कि इसके अंतर्गत मनुष्य की जो सभी विकासात्मक गतिविधि है ना, ठीक है, उनको केंद्र के रूप में देखा जाता है। जैसे कोई मनुष्य जो है, व्यक्ति है, कंप्यूटर में काफी एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई टीचिंग में ज्यादा एक्सपर्ट है ना, कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्सपर्ट है, तो ये विकासात्मक गतिविधि है। तो विकासात्मक गतिविधियों को केंद्र के रूप में देखता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, लोगों के जीवन को और बेहतर बनाना। ठीक है, और लोगों के जीवन को बेहतर क्यों कैसे बनाया जा सकता है, इसमें सरकारी खर्च किया जाता है, यानी इसमें सरकारी खर्च किया जाता है व्यक्ति की प्रतिभा पर, कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में टैलेंट ज्यादा है तो उस टैलेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना बच्चों, उजागर करना। इसके लिए सरकार क्या करते हैं, प्रोत्साहित करती है ना बच्चों। तो ये होता है कल्याण उपागम। नेक्स्ट आता है बच्चों आधारभूत आवश्यकता उपागम। अब आधारभूत वर्ड से समझ में आ रहा, आधारभूत का मतलब क्या होता है, यानी जो मनुष्य की मूल या बेसिक नीड होती है। ठीक है, ये क्या हुआ था बच्चों, आधारभूत आवश्यकता उपागम ILO द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इन्होंने मुख्यतः मनुष्य के 6 आवश्यकताएं बताई हैं कि भाई ये 6 आवश्यकताएं मनुष्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा भोजन, चौथा आवास, पांचवा बच्चों आपका वस्त्र, और छठा जो है वो स्वच्छ जल। अगर ये 6 चीजें जिस मनुष्य के पास होंगी उसका मानव विकास हो चुका होगा। तो इस तरीके से आधारभूत आवश्यकता उपागम में 6 आवश्यकताएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं, चौथा आता है बच्चों संसाधनों तक पहुंच। तो बच्चों देखो, संसाधनों तक पहुंच व्यक्ति की क्या करता है, संसाधनों तक पहुंच क्या करता है, व्यक्ति की क्रय क्षमता को दर्शाता है, यानी खरीदने की क्षमता को दर्शाता है कि कोई वस्तु को कितना खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, है ना बच्चों। तो ये होता है मानव विकास के 4 उपागम। अब बात करते हैं बच्चों डॉक्टर महबूब उल्लक की। मैंने अभी बताया डॉक्टर महबूब उल्लक के कहाँ थे बच्चों, पाकिस्तान के थे। ठीक है, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल्लक, याद ना, दोनों ही मित्र थे। और डॉक्टर महबूब उल्लक ने कहा कि मानव के विकल्पों में वृद्धि क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। जब मनुष्य के पास विकल्प यानी ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो उसका मानव विकास हो जाता है। और जैसे कि इसमें कौन सा आ जाए, इसी में उन्होंने कहा कि मानव विकास के लिए स्तंभ जरूरत होते हैं। तो उन्होंने 4 स्तंभ दिए थे, जैसे कि समता उपागम, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा है बच्चों उत्पादकता, और चौथा होता है सशक्तिकरण। ये 4 बोला, और इसके द्वारा मनुष्य क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। कैसे, चलो देखते हैं। पहले बात करते हैं समता उपागम की। तो इसमें कहा गया था कि बिना जाति, रंग, रूप, स्थान, लिंग की भेदभाव ना करना, और सभी लोगों को अवसरों में समानता देना ही क्या कहलाता है बच्चों, समता कहलाता है। और याद रखना बच्चों, समता और समानता अलग चीज होती है। ठीक है ना, समता और समानता क्या होती है, अलग चीज होती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी 3 बच्चे खड़े हैं, एक व्यक्ति की हाइट छोटी है, एक व्यक्ति की हाइट बड़ी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी हाइट, ठीक है, और एक व्यक्ति थोड़ा मतलब उससे थोड़ा मीडियम है। तो अगर ये 3 बच्चे होंगे, 3 व्यक्ति होंगे, तो जो सबसे छोटे वाले को क्या करेंगे, हम लोग 2 टेबल दे देंगे, जिससे क्या होगा, वो बाउंड्री है उसके ऊपर देख सकता है ना बच्चों। तो वो क्या कहलाएगी, समता कहलाएगी, ना कि समानता। समता कहलाएगी, यानी हम कुछ जरूरत, कुछ विशेष प्रावधान दे दिया हमने। ठीक है ना। दूसरा आता है सतत पोषणीयता। अब सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, हम पर्यावरण को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, और भविष्य के सिरे को ध्यान में रखकर हम जो भी विकास करते हैं उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। विकास का मतलब ये नहीं होता कि वर्तमान में लगातार विकास करते रहो और पर्यावरण का दोहन करते रहो और संसाधनों की
हरास करते रहो, ये कभी नहीं कहलाता बच्चों। ठीक है, यानी सतत पोषणीयता क्या होता है कि आप क्या करो, वर्तमान पीढ़ी तो ठीक है, भविष्य की पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर हम जो विकास करते हैं उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब बात करते हैं उत्पादकता। इस शब्द का प्रयोग मानव श्रम से लगाया जाता है। इसमें मनुष्य जो होता है ना, व्यक्ति, वो लगातार एक ही क्रियाकलाप में लगा रहता है बच्चों, जिससे क्या होता है, उत्पादकता का स्तर जो होता है वो बेहतर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, सपोज करो मैं ही हूँ, अब मैं 6 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट टाइम करता है, पहली बार पढ़ाता, तो हो सकता है बच्चे स्कोर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज बच्चे स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं निरंतर एक ही क्रियाकलाप में लगा पड़ा, है ना। तो जब मनुष्य निरंतर एक ही क्रियाकलाप में लगा रहता है तो कॉमन सी बात है, उत्पादन बेहतर होता है। नेक्स्ट आता है तो सशक्तिकरण। इस शब्द का प्रयोग क्या लगाया जाता है, मानव शक्ति से लगाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, मानव के जीवन में सुधार करना या उसके जीवन स्तर को सुधारना। अब बात करते हैं बच्चों कि मानव विकास सूचकांक के घटक कितने होते हैं। तो देखो बच्चों, मानव विकास सूचकांक के 4 घटक होते हैं बच्चों। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है संसाधनों तक पहुंच, ये तीसरा तीसरा है बच्चों। दूसरा जो होता है वो स्वास्थ्य होता है। तो इस प्रकार से मानव विकास सूचकांक के 3 घटक होते हैं और इन्हें HDI कहा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, अब शिक्षा का मतलब क्या होता है, ये पूर्ण साक्षरता दर और सकल नामांकन शिक्षा को क्या करता है, दर्शाता है। पूर्ण साक्षरता का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे लोग जो मतलब बचपन में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं और भविष्य में उन्हें थोड़ा सा जब एज ज़्यादा हो जाती है, 25, 30, 35 साल की उम्र हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो वो सकल जो पूर्ण साक्षरता दर कहलाता है। ठीक है ना बच्चों, और नामांकन शिक्षा दर्शाता है। ठीक है, दूसरा आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य क्या करता है बच्चों, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है बच्चों, कि जन्म के समय वो कितना जीवन प्रत्याशा कितना लंबा जिएगा, कितना नहीं जिएगा, है ना। कोई व्यक्ति बच्चों स्वस्थ पैदा होता तो उससे अनुमान लगा देता भाई ये दीर्घ जिएगा, है ना बच्चों। ये दीर्घ जीवन का सूचक होता है, लंबे समय तक जीवन जीने का सूचक होता है। और तीसरा आता है संसाधनों तक पहुंच। अब देखो बच्चों, संसाधनों तक पहुंच मनुष्य की क्रय क्षमता को दर्शाता है। मुझे BMW खरीदनी है, मैं जाके पैसा दिया, BMW खरीद लिया, तो मेरी उस संसाधन तक पहुंच को क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों मानव विकास सूचकांक के स्कोर। अब होता क्या है बच्चों, अलग अलग देशों में मानव विकास सूचकांक के जो स्कोर होते हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसको है ना HDI जो आपका UNDP है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया है, मानव विकास सूचकांक को 4 स्कोर में बांटा गया है। जैसे पहला आता है बच्चों अति उच्च। इनमें उन देशों को रखा जाता है जिनका मानव विकास, ठीक है ना, 0.800 से क्या होता है, ऊपर होता है ना बच्चों। और इसमें कितने 66 देश आते हैं बच्चों। दूसरा आता है उच्च। इनमें उन देशों को रखा जाता है जिनका मानव विकास 0.700 से 0.799 के बीच होता है। ठीक है, और इन देशों की संख्या कितनी है, 49 है बच्चों। तीसरा आता है मध्यम। अब मध्यम क्या आता है, ये इनमें उन देशों को रखा जाता है जिनका मानव विकास 0.550 से 0.699 के बीच होता है, उन्हें हम मध्यम कहते हैं बच्चों। और ऐसे देशों की संख्या दुनिया भर में 44 है। 44 देशों को रखा गया है। और निम्न मानव विकास में कौन आते हैं, विश्व के वह प्रदेश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.54 से नीचे होता है बच्चों, उन्हें हम निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कहते हैं। ऐसे देशों की संख्या कितनी है, 32 है। जैसे अति उच्च में मैंने आपको वही बताया कि विश्व के वह प्रदेश जिनकी मानव विकास सूचकांक का स्कोर कितना है, 0.800 से क्या ऊपर है, उन्हें अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी, 66 है। जैसे आपका स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे देश क्या आते हैं बच्चों, अति उच्च में आते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च मानव विकास सूचकांक। विश्व के बच्चों इसमें वह प्रदेशों को शामिल किया जाता है जिनका मानव विकास सूचकांक जो होता है ना बच्चों, वो 0.700 से 0.799 के बीच होता है। ठीक है, उन्हें अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों, 49 है। जैसे अल्बेनिया, बुल्गारिया, ग्रेनाडा और बारबाडोस, ये सारे देशों की संख्या जो है मानव विकास जो सूचकांक है वो उच्च है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा मध्यम मानव विकास सूचकांक। इसमें क्या होता है, विश्व के वह प्रदेश बच्चों जो क्या होता है, जिनका मानव विकास सूचकांक जो स्कोर होता है
550 से 0.699 के बीच होता है ना, उन्हें अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 44 है। ठीक है, जैसे फिलीपींस हो गया, बोत्सवाना हो गया, बोलीविया हो गया, ठीक है ना, किर्गिस्तान हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सारे देश आते हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है ना। चौथे में आता है बच्चों निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। ठीक है, यानी विश्व के वह प्रदेश जिनका मानव विकास सूचकांक कितना होता है बच्चों? 0.54 से नीचे होता है, उन्हें हम अति उच्च कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 32, मतलब निम्न कहा जाता है बच्चों, सॉरी, निम्न कहा जाता है। ऐसे देशों की संख्या 32 है, जैसे तंजानिया, पाकिस्तान, टोंगो, हैती, नाइजीरिया, ये सारे क्या होते हैं? निम्न मानव विकास। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो भी करते हैं वीडियो को शुरू। अब बात करते हैं कि आखिर प्राथमिक क्रियाओं का मतलब होता क्या है बच्चों। तो प्राकृतिक पदार्थों से आजीविका प्राप्त करना। अब आप सोचोगे आखिर इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थ यानी बच्चों जो प्रकृति से डायरेक्टली हमें मिलता है, जैसे कि कृषि करके हम क्या करते हैं? आजीविका प्राप्त करते हैं। पशुपालन करके क्या करते हैं? हम आजीविका प्राप्त करते हैं। मत्स्य पालन हो गया, मछली पकड़कर, ठीक है, या वनों को लगाकर उससे प्राप्त करने वाले फल, ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब बोलो ये क्रियाएं होती क्या है बच्चों? यानी मनुष्य द्वारा वो किया जाने वाला प्रत्येक कार्य जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है, वो क्रियाएं कहलाती है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं मतलब क्या होती है? जैसे आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं मनुष्य द्वारा सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया कौन सा है जो मनुष्य सबसे पहले करता था? ठीक है ना, आर्थिक क्रिया कौन सा करता था या अपने जीवन यापन किस तरीके से करता था? तो पहला आता है आंखें। आप सभी को पता है कि आदि मानव जब थे हम लोग, या मनुष्य जब आदिम था, तो पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था, जिसे हम कहते थे आंखें। और दूसरा होता था संग्रहण। ठीक है, अब संग्रहण का मतलब क्या होता था? जो मनुष्य होता, जो आदि मानव होता था, वो विभिन्न प्रकार के फल फूल कंदमूल को एकत्र करके क्या करता था? अपना जीवन यापन करता था, जिसे हम संग्रहण करते हैं। तो आखेट और संग्रहण के द्वारा जो था, मनुष्य जो था वो अपना जीवन यापन किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। यानी वह कौन से भाग है जहाँ भोजन संग्रहण किया जाता है? पहला होता है बच्चों कि उच्च अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, जिनमें उत्तरी कनाडा आ गया, उत्तरी यूरेशिया आ गया, दक्षिणी चिली जो ब्राजील में है, ठीक है, ये सारे आते हैं पहले भाग में। और दूसरे भाग में क्या होता है? निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जैसे अमेज़न बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, ये सारे के सारे आते हैं भोजन संग्रह के 2 प्रमुख क्षेत्र होते हैं ये। अब बात करते हैं आखिर चलवासी पशुचारण की विशेषता। तो देखो बच्चों, आखिर चलवासी पशुचारण होता क्या है? चलवासी मतलब चरवाहे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये याद रखना, चलवासी मैंने पशुपालन बोला ना, अभी हमने पहले ही समझा था कि पशुपालन एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो याद रखिएगा ये एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा, इसमें क्या होता है? जो चरवाहे होते हैं वो पशुओं के भोजन और जल की तलाश में क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या स्थानांतरित होते हैं। इन पशुचारक जो होते हैं ना बच्चों, ये जो पशुचारक अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं, मतलब ये नहीं कहीं भी जाके घूमने लग गए, इनके खुद के अपने अलग निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं जहां ये चरते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो ये चरवाहे होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? ऋतु प्रवास करते हैं। अब ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि जो चरवाहे हैं ना बच्चों, जैसे ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है कि ये गर्मियों में मैदानों से पर्वतों की ओर जाते हैं और सर्दियों में पर्वतों से मैदानों की ओर आते हैं। इस प्रकार से चरवाहे या चरवासी पशुचारण में क्या होता है? ऋतु प्रवास किया जाता है। इसके साथ साथ भारत में जो हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ चलवासी पशुचारण करने वाली जातियाँ कौन कौन सी है? जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भुटिया जैसे जो लोग, ये जातियाँ हैं, ये इस प्रकार के, जैसे गुज्जर जो लोग होते हैं, यानी ये क्या करते हैं बच्चों? जो चलवासी पशुचारण करते हैं। ठीक है ना ये। इसके साथ साथ इनका जो मुख्य क्षेत्र होता है, जैसे आपका उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मंगोलिया, चीन,
एशिया के टुंड्रा प्रदेश, पश्चिमी अफ्रीका, मेडागास्कर, है ना बच्चों। ये प्रमुख क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं जहाँ जलवासी पशुचारण किया जाता है। इसके साथ साथ तिब्बत और एंडीज में क्या होता है, याक और लामा जैसे पशुओं को चराया जाता है, पाला जाता है। और आर्कटिक और उपध्रुवीय प्रदेशों में रेडियर पाला जाता है। रेडियर एक प्रकार का पशु होता है, ये भी पाला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है चलवासी पशुचारण की संख्या लगातार घट क्यों रही है बच्चों। आगे ऐसे रीजंस क्या है कि लगातार चलवासी पशुचारण की संख्या घट रही है। तो इसके अनेक कारण हैं। जैसे कि पहला क्या, राजनीतिक सीमाओं का अधिरूपण, यानी राजनीतिक सीमाएं जो आप देख रहे होंगे, बॉर्डर्स जो होती है, कई बार कश्मीर की साइड जो होते हैं ना, जो चरवाहे होते हैं वो बॉर्डर्स के उस तरफ लेकर नहीं जा पाते हैं अपने पशुओं को, और इनका अब निश्चित चारागाह क्षेत्र हो चुका है। और राजनीतिक सीमाओं के कारण क्या हो रहा है, इनकी संख्या लगातार घट रही है। दूसरा क्या है, अनियंत्रित मानव बस्तियों का बसना, या कई देशों द्वारा नई नई बस्तियों की योजना बनाना, बस्तियों का निर्माण करना, जिससे लगातार क्या हो, चारागाह का लगातार क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो ये कारण होते हैं चरवासी पशुचारण की संख्या जो लगातार घट रही है। अब बात करते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। तो पहला तो जहां भी वाणिज्य आ जाए तो देखो होता क्या है, जब पशुओं का पालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है या व्यापारिक उद्देश्यों से प्रभावित होकर किया जाता है तो उसे वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। इसके साथ क्या होता है बच्चों, इसमें ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश लगाया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशुओं को जो बड़े बड़े फार्मों में पाला जाता है, ठीक है ना, बड़े बड़े फार्मों में, ठीक है ना, जैसे कि आपका भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, बैल हो गए, घोड़े हो गए, इस प्रकार के पशुओं को बड़े बड़े फार्मों में पाला जाता है। इसके साथ साथ इनसे प्राप्त जो मांस होते हैं ना, जो मांस हो गया, खाल हो गई, ऊन हो गया, उसको डिब्बे में बंद करके क्या कहते हैं, विश्व के अलग अलग बाजारों में निर्यात किया जाता है या अलग अलग बाजारों में बेचा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे बीफ आपने सुना होगा, बेचा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पर लगाया जाता है, जनान की सुधार पर, बीमारियों पर, उनके स्वास्थ्य पर ज्यादा पैसे की खर्च होता है बच्चों, इससे ज्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। और ये ज्यादातर उन क्षेत्रों में किया जाता है जैसे आपका न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूरुग्वे हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इस प्रकार के देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि का मतलब होता क्या है, तो देखो बच्चों, निर्वाह कृषि यानी जब किसान क्या करता है, फसलों का उत्पादन अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है, तो उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, एक होता है आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक होता है गैर निर्वाह कृषि। ठीक है बच्चों, और गैर निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक होता है चावल प्रधान और एक होता है चावल रहित, चावल को छोड़कर। चलो देखते हैं इसके बारे में। आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, किसी जंगल या वनस्पति को जला दिया जाता है और जो बची हुई इसकी राख होती है ना, उससे 3 से 5 साल तक ये लोग खेती करते हैं, जो लोग होते हैं ना खेती करते हैं, और फिर उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसके साथ आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या होता है बच्चों, पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, इस प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है ना। और बच्चों इसमें क्या होता है, कृषक जो है ना, नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है और कुछ समय बाद क्या करता है, वो मतलब उस स्थान को छोड़ कहीं और चले जाते, फिर दोबारा उस स्थान पर वो लोग कृषि करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्व राज्य में झूमिंग कहा जाता है, अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है इस कृषि को। ठीक है, और इसके साथ साथ इसे कर्तन और दहन भी कहा जाता है बच्चों, याद रखना, इसे कर्तन और दहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका क्षेत्र कौन कौन सा है बच्चों, जैसे अफ्रीका हो गया, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, ये प्रमुख इसके क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट कृषि आते हैं गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता क्या है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि मैंने अभी आपको बताया, ये चावल प्रधान के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार छोटा होता है,
ठीक है ना, यानी खेतों का आकार छोटा होता है। और इसके साथ इसमें फसलों की कटाई से लेकर बुआई तक सभी कार्य किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? मानव द्वारा किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, कि मानव के द्वारा सारा का सारा काम किया जाता है। और मानसूनी एशिया के घने बसे हुए प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, जो कृषक और जो लोग होते हैं ना, परिवार के भरण पोषण के लिए क्या करते हैं, भूमि के एक छोटे से टुकड़े का काफी बड़ी संख्या में यूज करते हैं और चावल की खेती में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया जाता है, पशुओं के गोबर को हम इसमें ना खाद बना दिया जाता है और हरी खाद का इसमें ज्यादातर यूज किया जाता है। यानी भूमि का गहन उपयोग होता है इसके अंदर और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें किसान और किसान का जो परिवार होता है ना, वो किसी कार्य में लगा रहता है, कृषि करने में क्या होता है, लगा रहता है। नेक्स्ट आता है बच्चों चावल प्रदान। अब इसमें भी क्या है बच्चों, इस कृषि में क्या होता है, चावल मुख्य फसल नहीं होती, चावल को छोड़कर बाकी सब चीज हो सकता है। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, जौ हो गया, ठीक है ना बच्चों, सोरपम आदि जैसे जैसे फसलें होती है, ठीक है ना, बोई जाती है। और ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ चावल की फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है ना बच्चों, इसलिए इन्हें सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ इस प्रकार की कृषि भूमि पर क्या होता है, जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है बच्चों। इन क्षेत्रों में चावल यानी कृषि की जाती है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। खेत बहुत छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं, विखंडित होते हैं बच्चों, अलग अलग भागों में बटे होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ मशीनों के स्थान पर खेती के अधिकतर कार्य कौन करता है, पशुओं द्वारा किया जाता है इसमें, है ना, बैल द्वारा। और मुख्य क्षेत्र कौन कौन से, जैसे उत्तरी कोरिया हो गया, उत्तरी जापान हो गया, मंचूरिया हो गया, गंगा सिंधु के मैदानी भाग हो गए, इन सब क्षेत्रों में क्या है, चावल रहित कृषि की जाती है। अब आता है रोपण कृषि की विशेषता, कि आखिर भाई रोपण कृषि की विशेषता क्या है। तो बच्चों पहला आप लोग याद ना कि रोपण कृषि एक व्यापारिक कृषि है, यानी जब फसलों का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है उसे रोपण कृषि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, रोपण कृषि जब व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है तो कॉमन सी बात है, खेतों का आकार बड़ा होता है, इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। इसके साथ साथ बागानों की स्थापना और उन्हें जलाना, रख रखाव के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है बच्चों यहाँ। और इसमें उच्च प्रबंधन तकनीकी के आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे अगर बात की जाए बच्चों, रोपण कृषि एक फसलीय कृषि है जिसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी लगातार एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है इसमें। ठीक है। और इसमें काफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है बच्चों, क्योंकि व्यापार की वजह से किया जा रहा है। और श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है, यानी स्थानीय लोगों के द्वारा मदद से क्या किया जाता है, इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इसके साथ साथ ये कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, जैसे यूरोप अमेरिका के लोगों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय उपनिवेशों में स्थापित किया था इस प्रकार की कृषि। यूरोपीय लोगों ने, यूरोप और अमेरिका के लोगों ने क्या किया था, अपने उपनिवेश यानी अपने गुलाम देशों में इसकी स्थापना की शुरुआत की थी। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों आज हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को आराम से देख सकते हो। तो पहला बात करते हैं आखिर डेयरी कृषि का महत्व क्या होता है। डेयरी कृषि, तो देखो बच्चों डेयरी कृषि का मतलब क्या होता है, इसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है, यानी ऐसे पशुओं को पाला जाता है जो दूध देते हैं। ठीक है ना। और इसके साथ साथ बच्चों कि डेयरी कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और चिकित्सा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है ना। और इसमें पशुओं के लिए जो छप्पर मतलब रहने का स्थान, ठीक है ना, घास और भंडार और दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने के लिए, ठीक है ना, ये सारे काम करने के लिए हमेशा वर्कर्स की जरूरत होती है। और ऐसे वर्कर्स यानी ऐसे मजदूरों की जरूरत हर साल पूरे साल रहती है बच्चों। और नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादातर इसका विकास हुआ है बच्चों। नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों में इसे ज्यादा विकसित किया जाता है, जैसे कि आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया,
ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हो गया, तस्मानिया हो गया, इन सब देशों में इस प्रकार की कृषि बड़े स्तर पर की जाती है। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता। अब भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता क्या? पहला तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर के सीमावर्ती क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है बच्चों, इसमें खट्टे फसलों का उत्पादन किया जाता है। जो खट्टे फसल होती है ना, उनका उत्पादन इस पे ज्यादा किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अंगूर हो गया, है ना, तो इस पे ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में क्या होता है, यूरोप और अमेरिका में जब फल और सब्जियों की डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो ये क्षेत्र क्या करता है, उनकी इस जरूरत को पूरा करता है ना। और इस क्षेत्र में बच्चों क्या होता है, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है, अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब या मदिरा बनाई जाती है, दारू बनाया जाता है। और यह शुष्क कृषि भी की जाती है। ठीक है, गर्मी के महीनों में क्या होता है, इसमें पैदा किया जाता है, गर्मी के महीनों में ज्यादातर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों मिश्रित कृषि। अब मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? तो देखो बच्चों, यानी इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, फसलों के साथ साथ पशुपालन को भी समान महत्व दिया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। अब मिश्रित कृषि में क्या होता है, फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी हो गया, यानी भेड़ हो गई, सुअर हो गया, कुक्कुर हो गया, इन सब पर ज्यादा खर्च किया जाता है। और चारे की फसलें मिश्रित कृषि की क्या है बच्चों, मुख्य घटक है। चारे वाली फसलें आती इसमें उगाई जाती है मिश्रित कृषि में। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में किया जाता है। डेवलप जो कंट्रीज होती है ना, उन देशों में क्या होता है, आपका कौन सी कृषि की जाती है बच्चों, मिश्रित कृषि की जाती है। ठीक है, इस कृषि में खेतों का आकार क्या होता है बच्चों, मध्यम होता है, ना ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा होता है। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार जो होता है ना बच्चों, वो क्या पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आपने। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इसमें बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं बच्चों, वो अन्य फसलें, जैसे इनमें बोई जाने वाली फसलें कौन कौन सी, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, मक्का हो गया, कंदमूल हो गया, ये सारी जो फसलें होती है ना बच्चों, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी मुख्य फसल होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साथ साथ इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, जैसे पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश या यूरेशिया के भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सहकारी कृषि। अब भाई सहकारी कृषि का मतलब, तो बच्चों देखो, सहकारी कृषि में क्या होता है, जो किसान होता है ना, वो अपनी इच्छा से, ठीक है ना, मतलब अपनी इच्छा से क्या करता है, संस्था बनाकर कृषि करता है, तो उसे हम सहकारी कृषि कहते हैं। सहकारी कृषि में क्या होता है, जो व्यक्तिगत फॉर्म जो होते हैं वो छोड़ रहते हैं। ठीक है, सहकारी कृषि में क्या होता है, सहकारी समितियां क्या होती है, कृषकों की सभी रूपों में सहायता करती है। उनकी जरूरत होती है ना किसानों की, वो सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसके साथ साथ इसकी जो शुरुआत जैसे कहाँ हुआ था, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में इसकी शुरुआत हुई थी। और डेनमार्क और नीदरलैंड में आंदोलन भी चले थे बच्चों इसके लिए। ठीक है, सहकारी कृषि के लिए। और दूसरा आता है सामूहिक कृषि। अब सामूहिक कृषि का मतलब क्या होता है, सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों को स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है या पूरे समूह का होता है बच्चों, है ना। सामूहिक कृषि में क्या होता है, कृषक जो है अपने सभी संसाधनों को मिलाकर क्या करता है, कृषि करता है। और एक भूमि का छोटा सा जो हिस्सा है ना बच्चों, वो अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। भूमि का जो छोटा सा भाग है वो अपने अधिकार में रखता है, बाकी सारे सामूहिक। सामूहिक कृषि में क्या होता है, सरकार सभी तरह की जो चीजें, सभी चीजों के जो होते हैं ना बच्चों, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है सभी चीजों पर। ठीक है, और इसके साथ जो सामूहिक कृषि में उत्पादन जो स्तर होगा वो या मूल्य होगा वो सरकार निर्धारित करती है और निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। और रूस में ज्यादा सामूहिक कृषि को कोल खगोश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इस कृषि की शुरुआत सबसे पहले रूस में हुई थी, सोवियत संघ में इसकी शुरुआत हुई थी, अब तो उसे रूस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आता है वाणिज्य अनाज कृषि। अब वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, मैंने अभी बोला था आप लोगों को, वाणिज्य का मतलब क्या होता है, जब फसलों का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से प्रभावित होकर किया जाता है तो उसे वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें खेतों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। कॉमन सी बात है, बेचने के लिए किया जा रहा है, व्यापार के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो इसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। इसके साथ साथ इसमें फसलों की कटाई से लेकर बुआई तक जो सारे कार्य होते हैं ना बच्चों, वो मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना, यानी मशीनों के द्वारा फसलों की कटाई से लेकर बुआई तक सभी कार्य किया जाता है।
इसके साथ साथ वाणिज्य अनाज कृषि में अधिक पूंजी निवेश की जरूरत होती है, ज्यादा पैसा लगता है बच्चों वाणिज्य अनाज कृषि में खेती करने के लिए। ठीक है, और इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, जई हो गया, इस प्रकार की फसलें मुख्य फसल होती है। ठीक है, और इसके प्रमुख क्षेत्र हमेशा पेपर में आते हैं, जैसे आपका यूरेशिया का स्टेपिक प्रदेश हो गया, उत्तरी अमेरिका का पियरीज, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्डस, ऑस्ट्रेलिया का बच्चों डाउन्स हो गया, न्यूजीलैंड में कैटरबरी। ये ऐसे स्थान है जहाँ कौन सी वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों खनन के बारे में। तो अगर बात करें आखिर खनन का मतलब होता क्या है भैया, खनन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो पहले बता दूं अगर आप लोगों को खनन के बारे में, तो देखो बच्चों खनन क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जो धातुएं होती है, ये जो अयस्क होता है, अयस्कों को प्राप्त करने के लिए जब खुदाई की जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। और खनन की अगर बात की जाए, प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, एक होता है भौतिक कारक और एक होता है आर्थिक कारक। भौतिक कारक में क्या होता है बच्चों, भौतिक निक्षेप का आकार और श्रेणी और अवस्था डिपेंड करती है, यानी खनन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ खनिज जो है उसका निक्षेप देखा जाएगा कि कितनी मात्रा में वो खनिज है। वो श्रेणी क्या है, श्रेणी का मतलब होता है टाइप, सोना है, चांदी है, ठीक है ना बच्चों, क्या है, और उसकी अवस्था क्या है, पूरा खराब होने के टाइम पे आ चुका है या बेहतर अवस्था में है। ठीक है ना, ये चीजें क्या करती है, खनन को प्रभावित करती है। अगर ये चीजें बेहतर है तो उन क्षेत्रों में खनन किया जाएगा। इसके साथ आर्थिक मांग, तकनीक व ज्ञान और पूंजी और यातायात या सड़क। इसका मतलब क्या, आर्थिक मांग का मतलब ऐसा नहीं, अब भाई डिमांड की जा रही है सोने की और खोद रहे हो आप कोयला, तो वो भी तो डिमांड भी तो डिपेंड करती है ना बच्चों। इसके आपको तकनीक क्या है, किन तकनीकों द्वारा उसको निकाल रहे हो आप लोग, ज्ञान कितना है, पैसा कितना है, यातायात और श्रम, ये सभी चीजें क्या होती है, खनन को प्रभावित करती है। अब बात करते हो बच्चों, खनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कूपकीय खनन और दूसरा होता है धरातलीय खनन। अब कूपकीय खनन का मतलब, अब देखो कूपकीय खनन को बच्चों भूमिगत खनन भी कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। भूमिगत या कूपकीय खनन क्या होता है, जिसमें लिफ्ट की सहायता से जमीन के अंदर जाया जाता है और जमीन के अंदर से क्या होता है, खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो उसे हम कूपकीय खनन कहते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा इस प्रकार की लिफ्ट होती है। अभी दुबई में जाओगे, दुबई में जो पेट्रोल होता है उसको निकालने के लिए इसी तरीके का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है धरातलीय या वृत्त खनन होता है, जब खनिज धरातल के ऊपर से निकाला जाता है ना बच्चों, ठीक है ना, धरातल के ऊपर से। यहाँ खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है, तो उसे हम धरातल या विवृत खनन कहा जाता है। ठीक है, आसान तरीका होता है, ऊपरी भाग से निकाल लिया जाता है। ये था बच्चों इस वीडियो का कंप्लीट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।